मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज माध्यमिक पूरक परीक्षा 2023 के छोटे क्वेश्चन है वो अपने बस हल करने जा रहे हैं। तो अपने साथियों के साथ में ये सारे बच्चे उसके अंदर के इस क्लास को शेयर कीजिएगा और मैं अपने शिक्षक साथियों से उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बच्चों के अंदर के इस क्लास को जरूर शेयर करें। सबसे पहले देखिए, ये आपको जो पेपर मूल पेपर है इसके अंदर ऊपर अपने पास इसके अंदर आपको अपने रोल नंबर लिखने होते हैं। तो इस तरह से अपने पास इसके अंदर का आपको अपने रोल नंबर लिखेंगे। विद्यार्थी जो भी आपके प्रवेश पत्र में रोल नंबर दिए होंगे वो अपने पास इसके अंदर आप रोल नंबर लिखेंगे। फिर इसके बाद में देखिए इसके कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। ये 3 घंटे और 15 मिनट का टाइम होता है। तो परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश, ये इसके अंदर का इंस्ट्रक्शन है, वो थोड़ी सी जरूर पढ़नी चाहिए। तो आपका पूरा ओरिजिनल जो पेपर है, मूल रूप में जो पेपर जो दिया जाता है वही पेपर मैं आप लोगों के सामने ले रहा हूँ। तो परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र के नामांक अनिवार्यतः लिखें। ये आपने जो ऊपर रोल नंबर लिख लिए ये इसके अंदर का सबसे पहले अपने बस इसमें लिखे गए। फिर इसके बाद में सभी प्रश्न पत्र हल करने अनिवार्य हैं। फिर अपने पास आपको इसके अंदर दिया गया प्रत्येक प्रश्न के उत्तर सामने दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। तो जितने भी प्रश्न दिए उनके उत्तर अपने पास आपको जो उत्तर पुस्तिका दी जाएगी उसका नमूना इसके अंदर का हुआ अलग से इसके अंदर का मैं आपके साथ में क्लास के अंदर के शेयर कर दूंगा। और फिर आंतरिक खंड है, जैसे ए बस है, ये इसके अंदर खंड बने होते हैं। तो सभी क्वेश्चनों के आंसर, ए खंड के आंसर है वो एक साथ, बी खंड है उसके आंसर है उसके एक साथ, और तीसरा जो खंड सी खंड होता है उसके आंसर अपने पास हमेशा एक साथ लिखने चाहिए। अब देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर का ये पेपर दिया जाता है। तो इसमें अगर दोनों के अंदर विरोधाभास होता है, कंट्रोवर्सी होती है, तो हिंदी वर्जन होता है उसके अंदर का सही माना जाता है। और प्रश्न के उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। कौन सा प्रश्न है उसके अंदर का इसका जो सीरियल नंबर है तो ये अपने पास आपको जरूर लिखना होता है। अब 21 और 23 है, उसमें आंतरिक विकल्प है, जैसे 2 प्रश्न है। तो ये मैं 2-3 टुकड़ों में अलग अलग क्लास बनाऊंगा ताकि जगह लंबी क्लास नहीं बने। तो 21 और 23 के अंदर क्या होगा, ये विकल्प दिए जाते हैं, ऑप्शन दिए जाते हैं, इंटरनली चॉइस दी जाती है, दोनों से एक क्वेश्चन करना होता है। और अपनी उत्तर पृष्ठिका के पृष्ठों के दोनों ओर देखिए, दोनों तरफ लिखना है आपको। कॉपी है उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में लिखना है। और रफ कार्य अगर करना हो तो ये इसके अंदर का जो कॉपी आपको जो दी जाती है उसके अंतिम पृष्ठों पर करने हैं और तिरछी लाइन से उसके अंदर का इनको काट देना है। जैसे इसके अंदर का कॉपी भी करेंगे तो तिरछी लाइन से इसके अंदर का ये इसके अंदर क्वेश्चन हम कट कर देंगे। रफ कार्य अगर एक पेज से ज्यादा होता है तो इससे पीछे वाला पेज ले लेंगे, उससे पहले अगर रफ कार्य होता है तो पीछे से अपने पास इसके अंदर का रफ कार्य शुरू करते जाओ। 2 पेज 3 पेज जितने भी आवश्यकता पड़ती है उतने रफ कार्य के लिए इसके अंदर पेज है वो अपने काम में लिए जा सकते हैं। और प्रश्न संख्या 21 के अंदर क्या होगा, लेखा चित्र ग्राफ पर ये अपने पास में आपको बनाना है। अब देखिए ये आपका पेपर जो है सेक्शन ए खंड ए, तो इसमें एबेसेडर टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए आपको दिया गया है 24 और 30 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, इंग्लिश वर्जन भी साथ में पढ़ता जा रहा हूं। तो 24 और 30 ये दो संख्याएं जो दी है इसका महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ, ये नीचे इंग्लिश वर्जन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये अपने को निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके भाज्य गुणनखंड करते हैं। साइड में देखो करके दिखा रहा हूं मैं। अगर एबेसेडर के प्रश्न होते हैं तो इसको अलग से रफ वर्क के अंदर पीछे वाले पेज पे कर लिया करो आप लोग। तो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं उसके अंदर क्या होगा, अपने पास आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इनको मौखिक भी आंसर निकाल सकते हैं। अगर एबेसेडर के ऑप्शन विकल्प के अलावा अगर प्रश्न पूछा जाता है तो इसको हल करके फेयर वर्क में शो करना है आप लोगों को। तो 24, तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 से अपने पास भाग देंगे। तो 24 का आधा 2 का भाग देना है और उस संख्या का आधा। फिर 12 का आधा करेंगे तो 2 का भाग देंगे, 6 का आधा करेंगे तो इसके अंदर 3, फिर 3 में 3 का भाग देंगे तो 1, ये अपने पास मान आ गया। अब इस तरह से 30 के अंदर 2 का भाग दीजिएगा तो इसके अंदर कितना आ गया 15 में 3 का भाग देंगे तो 5, फिर 5 में 5 का भाग देंगे 1। इसके नीचे लिखिए 24 बराबर, नीचे लिखिएगा 24 बराबर, ये देखिए 2 कितनी बार आया, 3 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 3 बार आया। इसके बीच में गुणा का निशान लगाना है, ध्यान रखिएगा, और गुणा 3, 1 नहीं लगाना है क्योंकि 1 लगाने से वापस वही संख्या आएगी। 30 बराबर, गलती से मैंने इसके अंदर क्या हो गई, ये 30 15 लिख दिया, तो ये 30 बराबर दूसरी संख्या 30 है, तो 30 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5।
अब देखिए HCF बराबर क्या आएगा, HCF या MSF है जो भी अपने लिखते हैं, तो एक जैसी संख्या दोनों टुकड़ों में जो आएगी, तो 2 ऊपर भी है नीचे भी है, तो 2 ये दोनों में एक जैसी संख्या आ रही है, तो ये सबसे पहले आंसर HCF में लिखेंगे। अब जिस संख्या को अपने काउंट कर दिए गिन लिया है उसको दोबारा काउंट नहीं करना है। अब ऊपर वाली और नीचे वाली जो संख्या 24 के भाज्य गुणनखंड और 30 के जो भाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर है उनमें से एक जैसी संख्या देखनी है। तो एक जैसी संख्या इसमें अंदर कितनी है, 3 है, तो 3 ऊपर भी है और नीचे भी है, तो इसके अंदर का इसको इस तरह से ये लिखेंगे। इसको राउंड करके दिखाना चाहे दिखा सकते हैं, नहीं तो आप सीधा भी लिख सकते हैं, पेंसिल से अंडरलाइन कर लिया करो। तो अब आपने पास इसके अंदर क्या हुआ, अब 24 और 30 के जो अभाज्य गुणनखंड है प्राइम फैक्टर है, इनके अलावा बची हुई संख्या देखिए इसमें कोई है या नहीं है। तो ऊपर तो 2 और 2 बचा है, नीचे 5 बचा है, इनमें से कोई संख्या एक जैसी नहीं है, तो इसका इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, 2 और 3 जो कॉमन है उनको आपस में गुणा कर देंगे। ये बीच में ध्यान रखना है, इसमें गुणा का निशान लगाना है। कई बच्चे निशान नहीं लगाते हैं, तो निशान नहीं लगाएंगे तो ये 23 बन जाएगा, फिर क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए अगर आपको डायरेक्ट आंसर लिखना हो तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट से भी आपको थोड़ा सा पर्पज होना चाहिए कि इसके अंदर क्या हुआ, अगर आप स्पीड किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। तो बड़ी से बड़ी आपको वो संख्या बतानी है जिसका भाग 24 में और 30 में जाता है। जैसे दोनों के अंदर 2 का भाग भी जाता है, दोनों के अंदर 3 का भाग भी जाता है और 6 का भाग भी जाता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या, H का मतलब होता है हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन और F का मतलब फैक्टर। तो 2 का, 3 का और 6 का दोनों का भाग 24 और 30 में जाता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 6। तो इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों के अंदर जिसका भाग जाता है वो 6 है, इसलिए आंसर हमारे पास में 6 होगा। अब इस तरह से इसके अंदर पूछा नहीं गया है, परंतु मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, ज्यादातर पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं बोर्ड के अंदर। तो अगर एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है, अगर ये पूछा जाए तो करना है आप लोगों को। तो इसमें देखिए दोनों जो आपने टुकड़े किए हैं, तो 24 में 2 3 बार आया है और 30 में 2 1 बार आया है, तो जो संख्या ज्यादा बार आती है वो लिखी जाती है। तो 2 इसके अंदर 24 के अंदर देखिए 3 बार आया है, तो 2 2 2 3 बार आया, तो इसके अंदर 3 बार इसमें लिखेंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इस तरह देखिए 3 ऊपर वाली संख्या 24 में और 30 में क्या हुआ, हाईएस्ट क्या एक ही बार आया, दोनों में एक ही बराबर है, तो इसका हम यहाँ पे गुणा में 3 लिख देंगे। और इस तरह से इसके अंदर 5 ऊपर तो है नहीं और नीचे वाले में है, तो इसके अंदर 5 लिख देंगे। अब इसके अंदर गुणा करते के लिए देखिएगा 5 और 2 का गुणा कीजिएगा। पहले आप 5 और 2 का गुणा करेंगे तो देखिए इसके अंदर का मैं आपको शो कर रहा हूँ, 5 और 2 का गुणा 10, 10 की एक पीछे 0 लगा लीजिएगा, 10 की इसके अंदर क्या हुआ 0 लगा लीजिएगा, और बची हुई संख्या इनका गुणा कर दीजिएगा। 2 2 और 3, 2 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 12, तो 12 को 10 से गुणा करेंगे तो 120। अब इसी टाइप से अगर कंपटीशन पर्पज से अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो 24 के पहाड़े में और 30 के पहाड़े में दोनों की जो टेबल है उसमें सबसे पहले कौन सी संख्या आती है, 24 और 30 के पहाड़े में सबसे पहले इसके अंदर का कौन सी संख्या आती है। तो यहाँ पे देखिए जैसे इसके अंदर का लिख के दिखा रहे हैं, 24 का 30 का पहाड़ा लिख रहे हैं, तो इसके अंदर क्या हुआ ये 120 आ गया, तो 120 हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ है, इसका एलसीएम होता है। एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये जो लिखे गए हैं 24 48 72, ये 24 के क्या है, मल्टीपल है, गुणज है। और इस तरह से 30 60 90 20, 30 60 90, ये 90 और लिखिएगा, 30 60 90 120। ये देखो इसके अंदर के 30 60 90 ये इसके मल्टीपल हो गए, गुणज हो गए। और लिस्ट कॉमन, कॉमन कौन से हो गए, तो इस तरह से इसके अंदर क्या हुआ है ये 120, आगे भी इस तरह से चलते जाएंगे और सबसे छोटा है वो क्या 120 आ रहा है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 24 जिन संख्याओं का अपने को एलसीएम पूछा जाता है, तो 24 का पढ़ा और 30 के पढ़े में सबसे पहले आने वाली जो संख्या होगी वो इसका एलसीएम कहलाती है। तो कंपटीशन पर्पज से अगर आपको टेबल अच्छी तरह से जितनी लंबी याद है, बड़ी याद है, उतनी अपने पास में कैलकुलेशन है जो गणना होती है वो आसान होती जाती है। अब देखिए दूसरा प्रश्न जैसे दिया गया, ये बहुपद पॉलिनोमियल दिया है px बराबर x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, इसके शून्यकों की संख्या पूछी है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, x के वो मान जिसको रखने पर ये px का मान 0 हो जाए वो इसके शून्य कहलाते हैं, तो ये इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाते हैं। और x की जो हाईएस्ट पावर आती है, सबसे बड़ी घात होती है, वो इस बहुपद की घात कहलाती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको, बहुपद की घात या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो शून्यकों की संख्या पूछी है, तो शून्यकों की संख्या x की हाईएस्ट पावर क्या 3 है, तो 3 इसके अंदर क्या होंगे, इसके शून्यक होंगे। x की हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 इसके अंदर क्या होंगे, इसके शून्यक होंगे। x की हाईएस्ट पावर 3 है
तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर, उतने इसके शून्य होते हैं, ये जीरो जो पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको। अब देखिए अगर अपने पास, अगर आपको कहते हैं कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए, दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो 1 नंबर का, या दूसरा ये तो ABCD मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, तो इसके अंदर क्या शून्य का अगर ज्ञात करना है तो सबसे पहले px जो दिया गया है, शून्य px, तो इसको ज्ञात करने के लिए रूल क्या होता है, px बराबर 0 लिख देते हैं, px बराबर 0, px ये जो दिया हुआ है px, इसको बराबर 0 लिख देंगे। तो अब px की जगह px का मान लिख दीजिएगा, ये शून्य ज्ञात करने के लिए शर्त होती है, इसकी कंडीशन है, तो शून्य या 0 जो पॉलिनोमियल निकालने के लिए, तो इसका मान लिख लिया, तो एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 बराबर 0। अब इसको हल कर लीजिएगा, तो पहले दोनों जो टुकड़े होंगे उनमें से x² कॉमन आ गया, तो x माइनस 2, और आगे वाले जो दो पद है उनमें से माइनस 1 कॉमन आ गया, x माइनस 2, x माइनस 2 बराबर 0। अब x माइनस 2 इसमें से कॉमन ले लीजिएगा, तो शेष क्या बच गया, x² माइनस 1 बराबर 0, और x² माइनस 1 के गुणनखंड और कर दीजिएगा, आप इसके फैक्टर कर दीजिएगा, तो x माइनस 2 तो वैसे वैसे आ गया, तो लिखो ना x माइनस 2, इसको तो इजीटी लिख देंगे वैसे वैसे, x माइनस 2 और ब्रैकेट में इसके गुणनखंड कर देंगे, x प्लस 1 x माइनस 1, x² माइनस 1 के गुणनखंड कर दीजिएगा, प्लस 1 माइनस 1 करके दिखाओ, इसको x² बराबर 1, x बराबर प्लस माइनस 1 न लिखिए, ये इस तरह से करिएगा, तो x प्लस 1 और x माइनस 1, तो x² माइनस 1 बराबर 0 है, तो इसको हल करेंगे, तो x बराबर 1, x प्लस 1 x माइनस 1 बराबर 0, करने को तो सीधा भी कर सकते हैं, x² माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 1 माइनस 1, तो x² माइनस 1 के गुणनखंड कर दिया, x माइनस 1 बराबर 0 कर दिया। अब तीनों को 0 करेंगे, तो पहले को 0 करेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा, x माइनस 2 को x, इसको 0 करेंगे तो x बराबर 1 और x बराबर माइनस 1, पहले वाले फैक्टर को गुणनखंड को 0 करेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा, दूसरे को 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर माइनस 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब दिए गए जो बहुपद है उसके शून्य क्या होंगे, ये इसके शून्य हो जाएंगे। अगर आपको शून्य पूछे जाते हैं तो ही लिखना ही, और सिर्फ आपको पूछेंगे उनकी संख्या बतानी है, तो इसके अंदर के सीधे इसके अंदर क्या होगा, इसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, x की जो सबसे बड़ी घात होती है, उतने इसके अंदर के इसके शून्य होते हैं। अब देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करके, तो यहाँ पे आपको 0 0 और 36 और 15 इनके बीच की दूरी ज्ञात कर दी है, तो 0 0 की जगह आपको मूल बिंदु भी दिया जा सकता है पेपर में, ये सप्लीमेंट्री का पेपर है, इसके अंदर क्या मूल बिंदु न देके मूल बिंदु के निर्देशांक दे दिए पेपर के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मूल बिंदु के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, तो 0 0, तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, x कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का वर्गमूल, ये अपने पास फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसको डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। अब देखिए 36 माइनस 1, पहले x कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, दोनों के x कोऑर्डिनेट, तो 36 माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 इसका स्क्वायर, अब 36 का माइनस 0 36 हो गया, 36 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 36 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, अब 36 का इसके अंदर क्या हुआ, स्क्वायर कीजिएगा, पेपर में किसी भी तरह से त्रुटि नहीं हो, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो 36 का स्क्वायर अभी आपको करके दिखा देते हैं स्क्रीन पे साइड में, 36 को 36 है, जो कुछ कमजोर बच्चे होते हैं वो इसके अंदर के गुणा भाग के अंदर गलतियां करते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, पहले 6 को 6 से गुणा किया, 36 3 ही आंसर होगी, कैरी होगी, 6 3 18 और 3 21, और फिर यहाँ पे अब बहुत से बच्चे देखे गए हैं कि इसके अंदर क्या हुआ है, ये क्रॉस जो होता है ना 0, ये साइड में लगाते हैं, इसको इस इकाई का अंक यूनिट डिजिट है उसके नीचे लगाना है, तो इसके अंदर क्या हुआ, आप 36 को 3 से गुणा कर दीजिएगा,
तो 3 को 6 से गुणा किया, फिर 3 को 3 से गुणा किया, 108। अब इसको आपने बस हल कर लीजिएगा, ये आपके पास में 1296 आ गया। अगर आपका इसके अंदर गुणा भी गलत हो गया तो यहाँ पे फिर अगले वाले को चेक करने वाले को ये पता लग जाता है कि आपके पास में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से करना है, ये आपका एक टीचर के प्रति इंप्रेशन छोड़ती हैं। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो 1296 में इसमें 225 प्लस कर दीजिएगा, ये पीछे वाले रफ वर्क पे कर दीजिएगा। और अगर एबैसादे में क्वेश्चन में नहीं आए तो फिर पेपर में पूरा हल करके दर्शाना है आप लोगों को। तो ये 1521 आ गया, 1521 और इसका वर्गमूल लेंगे, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास इसके अंदर हल करने पर देखिए इसके अंदर कितना होगा, ये 39 आ जाएगा। 39 को 39 से गुणा करते हैं। अब एक इसमें देखिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा आपको शेयर कर रहा हूं। तो एक ये समकोण त्रिभुज है, देखिए ये समकोण त्रिभुज है, तो एक पॉइंट तो 0 0 हो गया, एक पॉइंट तो 0 0 हो गया, और एक पॉइंट अपने पास इसके अंदर क्या होगा 36 और 0 हो गया। ये मूल बिंदु 0 0 है और 36 और 15 ये पॉइंट है, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्स होगी और ये अपने पास इसके अंदर क्या होगी वाई एक्स होगी। तो इसका मूल बिंदु से ये दूरी तो अपने पास इसके अंदर क्या होगी 36 होगी, और ये दूरी अपने पास इसके अंदर 15 होगी, और ये दूरी अपने को ज्ञात कर दी है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये दूरी हम 5 लें और ये दूरी अगर 12 लें, ये दूरी अगर 5 ले और ये दूरी अगर अपने पास 12 लें, तो एक चीज अपने छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, 5 12 और ये समकोण त्रिभुज है, तो ये साइड आती है उसके अंदर क्या आती है 13 आती है। 5 12 13, तो 5 का वर्ग और 12 का वर्ग उनका जोड़ जो होता है वो 13 के वर्ग के बराबर होता है। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। तो इसको देखिए 3 से अगर गुणा करें, 5 को 3 से गुणा करने पर क्या आता है 15 आता है, 12 को 3 से गुणा करने में 36 आता है, तो 13 को 3 से गुणा करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा ये 39 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास आंसर, तो इस पर कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर क्या होगा, इस तरह के जो स्टेप है इनको स्पेशली अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया, इस टाइप का एक प्रश्न 9th में और 10th में दोनों में पूछा जा रहा है। थोड़ा सा देखिए ध्यान से आप लोग, ये थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। आपको ये रफ वर्क है उसके अंदर के लास्ट वाले पेज है उनके ऊपर करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो x प्लस 2y बराबर 5, ये एक इक्वेशन दे रखी है, समीकरण दी हुई है, इसको संतुष्ट करने वाले युग्म निम्नलिखित में से कौन से नहीं है। पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कौन से हैं और कौन से नहीं है। तो ये देखो आपको आंसर विकल्प दे रखे हैं 7 और 1। तो इसका मतलब पहला मान जो होता है वो x निर्देशांक होता है, दूसरा y निर्देशांक होता है। 7 और 1, तो इसका x का मान तो 7 और y की जगह 1 रखना है, तो x की जगह 7 और y की जगह 1 रखना है। तो ये जो इक्वेशन दे रखी है उसमें x की जगह 7 और y की जगह 1 रखिएगा। तो x की जगह 7 लिखेंगे, यहाँ पे देखिए x प्लस 2 ब्रैकेट का गुणा y की मान 1, x का मान 7 और y का मान 1 रख दिया। तो इसके अंदर कितना हुआ, अब देखो 9 7, 2 को 1 से गुणा किया, 2 2 और 7 कितना हुआ 9, 9 इसके अंदर क्या होगा 5 के बराबर देंगे। और आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कौन सा इसके अंदर युग्म नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या पहला ऑप्शन है वो इसके अंदर हमारे पास में सही हो जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए दूसरा विकल्प 1 और 2, 1 और 2, x का मान तो एक पहला मान तो x निर्देशांक है, इसको x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, दूसरा मान क्या y निर्देशांक है। तो x प्लस 2y बराबर 5 में x और y की जगह x की जगह 1 और y की जगह 2 रखना है। पहला निर्देशांक जो होता है वो x की जगह, दूसरा निर्देशांक y की जगह। तो x की जगह 1 प्लस 2 y की जगह 2, तो 2 को 2 से गुणा किया 4 4 1 5, दोनों मान बराबर है। इसका मतलब ये इसके अंदर क्या हुआ इसको संतुष्ट करता है, ये इसको सेटिस्फाई करता है। और आपने को पूछा है कौन सा सेटिस्फाई नहीं करता है, तो नहीं सेटिस्फाई करने वाला देखो x का मान 7 और 1 लिया,
तो ये दोनों मान के बराबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ आंसर दी हो गया। अब इसी टाइप से देखो 3 और 1 लेते हैं, तो 3 और 1 लेते हैं, तो x की जगह 3 और y की जगह 1 रख के देखिए आप, तो x की जगह 3 रखेंगे प्लस 2 गुणा y की जगह दूसरा निर्देशांक 1 रख दिया, तो 2 को 1 से गुणा किया 2, 2 और 3 5, 5 बराबर 5। इसका मतलब ये भी क्या मान इसको सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। अब इस तरह से देखिए 5 और 0 लास्ट वाला विकल्प, तो 5 और 0, तो x की जगह 5 और y की जगह 0 लिख दिया, 0 को 2 से गुणा किया 0, 0 में 5 जोड़ दिया 5 बराबर 5। तो इसका मतलब ये तीनों मान तो क्या इसको संतुष्ट कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर आपको पूछा जाता है सेटिस्फाई कर रहे हैं, तब तो इसके अंदर ऑप्शन कौन से होंगे, ब शायद है, तीनों होंगे। इसका मतलब हमारे पास जैसे पहला विकल्प आपको दे दिया है उपयुक्त सभी या नन ऑफ दीज, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो कौन से संतुष्ट कर रहे हैं, अगर वहां पे कौन सा संतुष्ट करता है तो ये तीनों विकल्प इसके अंदर क्या संतुष्ट करते हैं, और कौन सा विकल्प संतुष्ट नहीं करता है, तो आपको x का वो मान लेना है जिसको रखने पर इसके अंदर दोनों पक्ष बराबर नहीं होते हैं। तो x का मान 7 और y का मान 1 लेने पर दोनों पक्ष क्या बराबर नहीं होते। इसका मतलब हमारे पास आंसर जो आएगा, ये पहला विकल्प है, उसके अंदर क्या होगा, सत्य होगा। तो वार्षिक परीक्षा का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि 3 विकल्प है, वो तो क्या हुआ, मान रखने पर क्या एक दूसरे के अंदर के दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे, और एक पक्ष के अंदर के दोनों मान बराबर आ रहे थे, तो इसके अंदर क्या फिर वो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ना जरूर ध्यान से, कहीं ऐसा नहीं है कि इसके अंदर पूछा कुछ ही जाता है, आंसर आप किसी और का कुछ और लिख देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण दी गई है, ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, और इसमें कंडीशन शर्त दी है ये 0 नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए अगर शर्त पूछी जाती है तो लिखेंगे x स्क्वायर का जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये 0 के इक्वल नहीं हो। तो यहाँ पे एक शर्त दे रखी है, तो इसके मूल x के जो मान होते हैं वो इसके मूल या रूट कहलाते हैं, ये बराबर और वास्तविक रियल और इसके अंदर इक्वल होने चाहिए। तो इसके लिए शर्त के देखो 4 विकल्प दे रखे हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आता है, 0 के इक्वल होता है। ये देखिए तीसरा ऑप्शन सी जो है ये इसके अंदर ट्रू है। यही वार्षिक परीक्षा के अंदर के जो पेपर आया था एनुअल एग्जाम, उसमें पूछा गया था मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं, तो ये भिन्न और वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और भिन्न होंगे, तो ये इसके अंदर आपका आंसर ही आएगा, मूल वास्तविक एवं भिन्न। उसके लिए शर्त ही होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके लिए शर्त है, मूल वास्तविक और इसके अंदर क्या होंगे, बराबर होंगे, रूट्स है वो रियल और इसके अंदर इक्वल होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac पहला जो ऑप्शन दिया है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो इसके लिए कोई भी रूट है उसके अंदर क्या होगा, इसका वास्तविक नहीं होता है, तो कोई भी इसका वास्तविक मूल नहीं होता है। तो कोई भी मूल होगा वो इसका वास्तविक मूल का मान या वास्तविक मूल काल्पनिक होगा या मूल वास्तविक नहीं होगा, कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। बड़ी किताबें होती है उसमें लिखा जाता है कि मूल काल्पनिक होंगे, आपकी 10th की जो किताब एनसीईआरटी की उसमें ये लिखा हुआ मूल वास्तविक नहीं होंगे, ये मूल वास्तविक नहीं होते हैं, उसी को काल्पनिक कहते हैं। इसको काल्पनिक को ब्रैकेट में कर देते हैं, तो इसको इमेजनरी बोलते हैं। तो रूट्स क्या होंगे, ये रियल नहीं है या इमेजनरी है, काल्पनिक का मतलब इमेजनरी, जिनको हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, तो ये चीज आएगी। तो ये आपको इसके अंदर मूल वास्तविक और समान के लिए पूछा है, तो इसके अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाएगा। अब देखिए एक एपी समानांतर श्रेणी दी है, उसका प्रथम पद दे रखा है, और कॉमन डिफरेंस सार्वंतर है वो इसके अंदर डी दे रखा है, और तीसरा पद ज्ञात करना है। तो nवां पद ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, en इजिकल टू 3, प्रथम पद तो ये दे रखा है, तो en बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो ए की जगह तो फर्स्ट टर्म तो क्या है, प्रथम पद तो यही है, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर कितना है डी है, और n की जगह 3 रख दीजिएगा। अब इसको हल कर लीजिएगा, तो ये प्लस 3 माइनस 1, n की जगह 3 रख दिया, तो ये 2d, ये आपका आंसर हो जाएगा। बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है, या एक एपी देके उसका कॉमन डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। अलग अलग टाइप की क्लासें मैंने पहले भी बनाई है, अब और बनाता रहूंगा, तो इसमें आपको सब तरह के क्वेश्चनों के चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस और करवा देंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला अपने को पता है, कोसेक थीटा का फॉर्मूला 1/sin थीटा होता है, ये कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है जो साइड में लिख रहे हैं, तो 1/sin थीटा। तो कोसेक थीटा की ये लिख दीजिएगा, या बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इंटू का साइन हो गया, तो 2 sin थीटा इंटू या गुणा 1/sin थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना हो गया, 2 आ गया। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है तो सीधा लिखना है, अगर ये ऐसा दे मैंने देके वैसे दे तो अपना को क्वेश्चन हल करके दिखा देना। ये 2 आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किसी वर्त की स्पर्शिका टेंजेंट को बोलते हैं स्पर्श बिंदु होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाने वाली त्रिज्या के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाता है। अब देखिए ये सर्कल दिया है, वर्त बना दिया है और एक स्पर्शिका है, एक लाइन पे स्पर्शिका खींच दी, तो ये जिस बिंदु पर टच करी है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्पर्श बिंदु कहलाता है। इससे अपने पास इसके अंदर इसको स्पर्शिका, ये जो लाइन है इसको स्पर्शिका बोलते हैं और ये बिंदु होता है इसको स्पर्श बिंदु बोलते हैं। ये तो स्पर्शिका, इसको टेंजेंट कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इसको टेंजेंट बोलते हैं, स्पर्शिका को टेंजेंट। और जिस पॉइंट पे टच करती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये नीचे दिखा हुआ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये जो पॉइंट है जिस पे टच करिए उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इससे एक रेडियस खींचनी है, इसका हमने सेंटर से मिला देना है इसको, इसका जो केंद्र है इससे मिला देना है, तो इनके बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। त्रिज्या और स्पर्शिका, ये तो त्रिज्या होगी और ये स्पर्शिका होगी, दिखा दो ये त्रिज्या और स्पर्शिका, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है ये त्रिज्या रेडियस और ये स्पर्शिका ये रेडियस होगी और ये टेंजेंट, इनके बीच का जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। ये पेपर में क्वेश्चन एनुअल एग्जाम के अंदर इस तरह से पूछ लिया गया, त्रिज्या स्पर्शिका के होती है तो उसके अंदर क्या ब्लैंक दे दिया रिक्त स्थान, तो उसके अंदर क्या होती है लंबवत होती है, ये लंबवत होती है। अब इस क्लास के अंदर के सिर्फ मैं छोटे क्वेश्चन है वही अपने पास आपको शेयर करूंगा, फिर इसके अंदर क्या होगा उसके बचे हुए जो क्वेश्चन है ये 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एक नंबर के, तो पहले एबेस देंगे और छोटे क्वेश्चन है वो इसके अंदर शेयर करूंगा, फिर इसमें 3-3 4-4 लाइन में जो सॉल्व करते हैं वो अलग क्लास में सॉल्व करूंगा, फिर बहभाग और सहभाग के अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करके आपके पास में पूरी क्लास 2023 सप्लीमेंट्री का जो पेपर आपके साथ में शेयर कर देंगे। अब देखिए वर्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है और इसके अंदर सर्कल का रेडियस त्रिज्या तो आर दी है और सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों के साथ में, अगर बाई चांस किसी ने नहीं किया है तो मैं आपको शो करके समझा देता हूँ। देखिए एक कोई भी जैसे चाप ले लिया है, एक वर्त है, ये इस वर्त का केंद्र है, ये वर्त का केंद्र है, जैसे मैं इसको ओ लिख देता हूँ, ये वर्त का केंद्र है ओ है, और ये ए बी, ये वर्त की जो सरकमफ्रेंस परिधि है इस पे 2 बिंदु है, तो ए से बी तक की ये जो दूरी होती है ये क्या होगा चाप हो गया, ए बी तो जीवा होगी, और ये इसके अंदर क्या होगा इसका चाप हो गया, हटा देंगे ए बी। एक मिनट के लिए थोड़ी डिस्टरबेंस के कारण मैं कह चाहूंगा। ये देखिए ये वर्त का सेंटर हो गया, ये इसके अंदर क्या होगी त्रिज्या होगी, ए और बी अपने पास इसके अंदर का इसकी सरकमफ्रेंस जो परिधि है इस पे 2 बिंदु हो गए, तो ये ए बी जो है ये नीचे वाला ये इस तरह से, तो ये चाप हो गया है। तो एक ही वर्त की 2 त्रिज्या ओ ए और ओ बी तो 2 त्रिज्या होगी और एक ये चाप हो गया, तो इसके बीच के अंदर ये घिरा हुआ ये जो भाग होता है इसको त्रिज्याखंडीय सेक्टर बोलते हैं। ये जो हिस्सा होता है ये त्रिज्याखंडीय सेक्टर कहलाता है। तो त्रिज्या आपको दे रखी है, देखिए वर्त की त्रिज्या आर है, रेडियस तो आर है, और केंद्र पे कोण क्या है, ये डिग्री के अंदर एंगल है वो थीटा दिया हुआ है, तो सेंटर पे जो एंगल है वो ये थीटा दिखाए। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है ये जो त्रिज्याखंड ओ ए बी ओ, एक ही वर्त की 2 त्रिज्या और एक चाप के बीच में घिरा हुआ भाग है, इसको त्रिज्याखंड या सेक्टर बोलते हैं। इसका जो क्षेत्रफल या एरिया होता है तो इसका फॉर्मूला तो ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ये रट लीजिएगा, ये 100% आने वाले क्वेश्चन है ये। और ये जो नीचे दिया है ए बी, ये त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई होती है, त्रिज्याखंड इसके चाप की लंबाई, इसका मतलब ए से बी के ये चाप परिधि के सारे जो चलते हैं इसकी चाप की लंबाई, इसका फॉर्मूला ये होता है जो इसके अंदर आंसर सी दे रखा है, ये चाप की लंबाई, ये इसका फॉर्मूला है। आपको क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, याद रखिएगा।
और त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई पूछी जाती है, तो आप आंसर ये लिखेंगे पाई आर थीटा बटे में 180। ये अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। ये त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो गया। दोनों के अंदर ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, कई क्वेश्चन इधर वाले का आंसर आप इधर लिख जाओ और इधर वाले का इधर लिख जाओ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कोई भी धातु है, उसकी 21 गोलियों का आयतन या वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो गोले का जो आयतन होता है, स्फीयर या गोला जैसे फुटबॉल होती है, उसका आयतन या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर का मान अपने पास 1 दे रखा है, इसकी त्रिज्या, तो आर का मान 1 दे रखा है, तो पाई की जगह तो 22/7 लिख दीजिएगा। पाई का मान अगर दिया जाता है तो आपको वही मान लेना है, नहीं तो 22/7 ही लेंगे। अब 1 का क्यूब का मतलब 1 3 बार आ गया, तो ये तो एक गोले का आयतन आ गया। और गोले को टोटल कितने दिए गए, 21 दिए हैं, तो 21 गोलों का आयतन, यहाँ पे 21 गोलों का आयतन, 21 गोलों का आयतन, तो इसको 21 से गुणा कर देंगे। एक गोले का आयतन है तो 21 गोलों का आयतन ज्यादा होगा, तो 21 से गुणा कर दीजिएगा, तो 4/3 22/7। अब 1 गुणा 1 गुणा 1 या 3 बार आ जाएगा, तो इसके अंदर 1 गुणा 1 गुणा 1 पावर 3 है तो 3 बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। अब 7 और 3 नीचे देखो, 7 को 3 से गुणा किए 21, 21 से 21 ये घट गया, इसको काट कर दीजिए, 22 को 4 से गुणा कर दीजिएगा 88, तो इसका मतलब हमारे पास 88। और यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे। ये ध्यान रखिएगा, एक बार कंपटीशन में क्वेश्चन ऐसे आंसर आ गया था कि एक तो 88 सेंटीमीटर दे दिया, एक 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, एक 88 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया। यह आयतन है, आयतन हमेशा क्या क्यूब में होता है, आयतन की इकाई घन की इकाई होती है, तो इसके अंदर 88 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसके अंदर क्या होगा आपके पास, आपको हमेशा ध्यान रखनी। क्यूब का आयतन है वो ये आएगा, क्षेत्रफल है उसका आयतन स्क्वायर आएगा, और सीधी त्रिज्या या परिधि या व्यास अगर आ गया तो इसके अंदर का वो सेंटीमीटर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है माध्य, ये 7th में भी आता है, 9th में भी है, 10th में भी है। तो माध्य x बार, माध्य को मीन बोलते हैं, x बार बराबर इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा x बटे में n, सिग्मा x बटे में स्मॉल n। अब इन सब पदों को जोड़ दीजिएगा। सिग्मा का मतलब होता है योगफल, सिग्मा का मतलब होता है योगफल। ये ग्रीक वर्णमाला का एक अक्षर होता है, पहले भी मैंने जैसे क्लास बनाई हुई है उनके अंदर आप लोगों को फिर मैं दोबारा डिटेल में बता दूंगा। तो ग्रीक वर्णमाला का एक अक्षर होता है जो योगफल की प्रक्रिया को दर्शाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो सिग्मा x, अब सारे पद हैं उनको जो प्लस कर देंगे, तो 7 + 4 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 5 + 7। ये रखना ध्यान है, कोई गलती से कोई छूट ना जाए और कोई डबल बार नहीं आ जाए। जितनी बार दिया है, जैसे 3 बार दिया है 3 बार लिखेंगे, 5 बार दिया है तो 5 बार लिखेंगे। तो अब ये मान आ गया, नीचे इसके अंदर का 9 आ गया। अब इन सबको जोड़ देंगे, तो इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास देखिए इसके अंदर कितना होगा, 45 आ जाएगा, जोड़ गलत नहीं हो जाए। और 9 अब इसमें भाग दे दीजिएगा, तो भाग देंगे तो हमारे पास 5, ये इसके अंदर का आंसर कितना होगा, 5 आ जाएगा। तो अब ऐसा दे क्वेश्चन है उसका लास्ट पेज के ऊपर रेफर करके, और इसके अंदर का आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। अब एक लाल पासा और एक नीला पासा एक साथ फेंका जाता है, तो पासा जो डाइस होता है उसके ऊपर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं। तो अगर एक बार फेंकेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, संभावित परिणाम जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, वो 6 होंगे। अगर 2 बार फेंके जाते हैं तो 6 × 6 होंगे, तो 6 × 6 कितना होगा, 36। 3 बार अगर फेंके जाएंगे तो 6 × 6 × 6 हो जाएगा। जितनी बार फेंके जाते हैं तो उसकी पावर कर देते हैं। एक बार फेंकेंगे तो 6 आंसर आएगा, कुल संभावित परिणाम। तो ये दिया ना टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। और 2 बार फेंकेंगे तो 6 × 6, 3 बार फेंकेंगे तो 6 × 6 × 6, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें 2 बार फेंकेंगे, एक पासा लाल रंग का है, एक नीले रंग का है, तो 2 पासे हो गए। तो 2 बार फेंकेंगे तो इसके अंदर आंसर ही आएगा। 3 बार फेंकेंगे तो 6 × 6 × 6। इस तरह से मान लीजिएगा अब एक सिक्के को छाड़ा जाता है, तो एक सिक्के को छाड़ा जाता है तो आउटकम लिखेंगे। सिक्के पर क्या होता है, हेड और टेल 2 ही होते हैं। एक तो हेड होता है, सिक्का उछालेंगे तो एच का मतलब हेड होता है, और टी का मतलब टेल होता है, हेड और टेल। एक सिक्का उछालेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, संभावित परिणाम जो आएंगे वो 2 आएंगे। एक सिक्का उछालेंगे तो संभावित परिणाम जो होंगे वो उसके अंदर 2 सिक्के उछालेंगे
तो इसके अंदर क्या 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 इसका मतलब 4 आ जाएंगे। 3 सिक्के उछाड़ेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसके अंदर संभावित परिणाम 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये 8 आ जाएंगे। इस तरह से कितनी बार पूछा जा सकता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये इसके अंदर क्या छोटे क्वेश्चनों के अंदर पूछे जा सकते हैं। अब देखिए पहले क्वेश्चन है उसमें एबेसेडर टाइप के जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या 12 ऑप्शन के क्वेश्चन दिए हैं। अब रिक्स्थान टाइप के जो क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, इसके अंदर क्या 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 2 क्वेश्चनों की क्लास इस आज बनाऊंगा, बाकी क्लास है उसके अंदर आपको कल है उसके अंदर आपके साथ में शेयर कर दूंगा। अब देखो परिमेय संख्या ये रेशनल नंबर है 17/18। अब इसका दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। अब ये शांत होगा या अशांत होगा, तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब देखिए 17/18 साइड में लिख रहा हूं 17/18। अब देखो 8 के टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा, इक्वल टू का निशान लगा के 17 बटे में ये इसके अंदर 2 गुणा 2 गुणा 2। अगर हल करने पर जितने भी पद आते हैं उसमें नीचे वाली जो संख्या है, हर की जो संख्या डिनोमिनेटर है, उसमें प्रत्येक पद 2 या 5 ही आना चाहिए। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। 2 या 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए। 2 या 5 के अलावा अगर कोई भी संख्या नहीं आती है तो इसका मतलब इसको अगर हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका शेषफल हमेशा 0 ही आता है। चाहे 1 अंक के बाद में 0 आए, चाहे 2 अंक के बाद में 0 आए, चाहे दशमलव के 3 अंक के बाद में 0 आए, तो इसका हल करने पर आंसर शेषफल रिमाइंडर हमेशा 0 ही आता है। और रिमाइंडर जब 0 आता है तो इसका जो आंसर होता है वो शांत दशमलव होता है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं इसको। देखो हिंदी के अंदर तो शांत लिखा है, इंग्लिश के अंदर टर्मिनेटिंग लिख रखा है। तो जिसमें डिवाइड अपने पास में शेषफल जो है 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो उसके अंदर क्या होगा, जो हल करने पे जो रिजल्ट आता है वो अपने पास इसके अंदर आंसर हमेशा शांत दशमलव आता है। बस याद ये रखना है कि नीचे वाली जो संख्या है उसमें प्रत्येक टुकड़ा है वो 2 या 5 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। इस तरह के कुछ क्वेश्चन और बनते हैं बढ़िया टाइप के, वो एक अलग से क्लास है उसके अंदर क्या हुआ है दोबारा मैं रिपीट करूंगा तो उसको आप लोगों के साथ में और शेयर कर दूंगा। अब देखिए सभी त्रिभुज ये समरूप होते हैं। तो समरूप का मतलब आप लोगों को ये रूल बताए थे मैंने, अगर 2 ट्रायंगल आपस में समरूप का मतलब आकृति छोटी बड़ी कैसे भी हो सकती है। तो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उसके अंदर तीनों एंगल क्या होंगे आपस में इक्वल अगर होते हैं। तीनों एंगल जो होते हैं, पहले त्रिभुज के तीनों कोण, दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण अगर बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज अपने पास में समरूप कहलाते हैं। तो ये इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सभी साइड और सभी एंगल इक्वल होते हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब sin 45 और cos 45 का मान एक होता है, सेम होता है, तो 1/√2 और 1/√2 साइड में हल करके बताते हैं। sin 45 का मान आपको टेबल आप लोगों ने याद की होगी, तो 1/√2 और बटे में 1/√2 और ऊपर नीचे दोनों संख्या एक जैसी है तो इसको भाग दे के हल करेंगे तो अपने पास आंसर 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपको 1 ही लिखना है। ये कोई भी चीज हल करके आप साइड के अंदर के दिखाने की आवश्यकता नहीं, आप सीधा आंसर लिख सकते हैं। और दिखाना चाहो तो आप इसके अंदर के थोड़ा सा स्पेस में साइड में करके और इसके अंदर कॉपी में लिखना है तो इसको हल करके भी दर्शा सकते हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं और तीनों पे एक क्वेश्चन 100% बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। ये देखिए स्क्रीन पे आपके सामने ये ओरिजिनल पेपर है। तो बाएं बिंदु से वर्त पर अधिकतम डैश 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 स्पर्शिकाएं खींची जा सकती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक जैसे सर्कल है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो ये सर्कल दे रखा है, एक वर्त दे रखा है और बिंदु बाहर की तरफ है, तो इस बिंदु से इसके ऊपर क्या स्पर्शिकाएं, स्पर्शिकाएं मतलब जो टच करती है उसको स्पर्शिका या टेंजेंट बोलते हैं। तो ये 2 स्पर्शिकाएं खींची जा सकती है। और ये ध्यान रखिएगा ये स्पर्शिकाएं जो होती है ये आपस में लंबाई में बराबर होती है। कोई भी बाहर बिंदु है उससे वर्त के ऊपर स्पर्शिकाएं खींचेंगे तो ये आपस में इसके अंदर लंबाई में क्या होती है, दोनों स्पर्शिकाएं बराबर होती है। ये भी इसके अंदर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक थ्योरम है आपकी किताब के अंदर, एक प्रमेय दे रखी है, तो इसमें अधिकतम स्पर्शिकाएं कितनी खींची जा सकती है, 2 खींची जा सकती है। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर क्या हुआ, अगर एक वर्त है, इस तरह का क्वेश्चन इसके अंदर कई बार पूछा गया। अगर परिधि पे बिंदु दे दिया, ये सर्कमफेरेंस है, इसके ऊपर कोई यहीं पे कोई भी बिंदु दे दिया तो इस पे सिर्फ स्पर्शिका एक ही खींच सकते हैं ये। और इसी टाइप से देखिए अगर बिंदु अगर वर्त के अंदर आ गया
तो इस बिंदु से अगर कोई भी लाइन खींचेंगे तो वो वृत्त को काटेगी, तो इसका मतलब स्पर्शरेखा है वो कोई भी नहीं खींच सकते। इसका मतलब स्पर्शरेखाओं की संख्या क्या होगी? 0 होगी। तो इसका मतलब स्पर्शरेखाओं की संख्या अगर पूछेंगे तो 0 हो जाएगी। कितनी स्पर्शरेखाएं? कोई भी स्पर्शरेखा नहीं खींची जा सकती। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन बंटन दिया गया, इसका माध्यक ज्ञात करना है, मीडियन। हिंदी में माध्यक भी लिखते हैं, माध्यिका भी लिखते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग आता है। एनसीईआरटी में माध्यक लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको छोटे से बड़े पद लिखने हैं, तो पदों को बढ़ते क्रम में लिखना है। ये जो अपने को पद दिए हुए हैं इसको बढ़ते पद क्रम में लिख देंगे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर जो होता है उसके अंदर लिख देंगे, बढ़ते क्रम के अंदर इसको लिख देंगे। तो देखिए 2 कितनी बार आ रहा है? 2 2 2 2 4 बार आ रहा है। पहले 2 2 2 जितनी बार आएगा उतनी बार लिखेंगे। उसके बाद में 3 2 बार आ रहा है, फिर 4 1 बार आ रहा है और 5 1 बार आ रहा है। अब देखिए इसमें बीच में जो पद आता है वो माध्यक कहलाता है। शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से एक बार आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो बीच में देखिए दोनों पक्षों से बराबर बराबर पद छोड़ते जाइएगा। तो 3 पद लेफ्ट साइड से और 3 पद राइट साइड से छोड़ दीजिएगा। तो बीच में 2 पद आ गए, तो माध्यक बराबर क्या लिखोगे? दोनों को प्लस करके। बीच में अगर 1 पद आता है तो माध्यक की मीडियन वही हो जाएगा, और बीच में अगर 2 पद आते हैं तो दोनों को प्लस करके आधा कर दीजिएगा। इन दोनों का मध्यमान ले लेते हैं, इन दोनों की मिड वैल्यू निकाल लेंगे। तो 5/2, तो 5 में 2 का भाग देंगे तो क्या होगा? 2.5 आपका आंसर हो जाएगा। ये 2.5 पॉइंट ध्यान से लगाना है, 2.5। 5/2 भी गलती है, परंतु पूरा अपने को सिंप्लीफाई करके लिखना चाहिए, या 5/2। उसके तो आप 2.5 ही आंसर लिखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई भी घटना घटित हो रही है, कोई इवेंट हैपन हो रही है, तो उसके घटित होने की प्रायिकता और घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योगफल। तो पीई, मान लीजिएगा कोई इवेंट ई है तो बार पी लिखते हैं, पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, घटना, प्लस पीई नहीं, ई के ऊपर बार लगा दिए, लाइन लगा दिए, इसका मतलब ये घटना घटित नहीं हो रही है। इनका योगफल हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर है उसके अंदर देखा जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस एबेसाइडर टाइप के जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के अंदर 12 अपने पास क्वेश्चन दिए थे, और ये ऑप्शन रिक्स्थान टाइप के जो क्वेश्चन है ब्लैंक वाले, ये 6 क्वेश्चन दिए गए थे। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा? नेक्स्ट है उसके अंदर क्या होगा? क्लास, उसके अंदर क्या है? ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इनकी आपको अलग से क्लास बता दूंगा, नहीं तो क्लास है थोड़ी सी लंबी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखते हुए ये क्लास के साथ में निरंतर बने रहिएगा। तो मैं इसके अंदर पुनः अपने शिक्षक साथियों से और बच्चों से निवेदन रहेगा, मेरा रिक्वेस्ट है कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अंदर क्या होगा, इस तरह की जो क्लासें हैं उसके अंदर शेयर कीजिएगा। तो मैं पुराने सालों के जो पेपर हैं वो पहले भी बनाए हुए हैं, फिर वापस भी बनाता रहूँगा, और किस तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि इसके अंदर का आपका टारगेट है वो 100/100 मिशन 100 लेके चलना है आप लोगों को, न कि इसके अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन गलत हो। प्रयास ही लेके चलिएगा। ज़्यादातर देखने में आता है कि इसके अंदर क्या होगा, थोड़ी सी गलती के कारण, लापरवाही के कारण क्या होता है, हम लिखते हुए इसके अंदर क्या होगा, कोई डेसिमल लग जाता है, कुछ और तरह की त्रुटि कर देते हैं। तो इस तरह से अपने पास इसको केयरफुली करिएगा। मतलब एवरेज पेपर अगर अच्छा बच्चा है तो वो 1.5 घंटे के अंदर पेपर अटेम्प्ट कर सकता है, इससे ज़्यादा लंबा पेपर नहीं आता है इसके अंदर। और एवरेज बच्चा होता है तो उसके अंदर क्या अगर 50% या 40% भी सिलेबस करता है तो वो इजीली पास हो सकता है। तो पास होना इसके अंदर के स्पोर्ट्स पेपर के अंदर कोई मुश्किल नहीं है। कोशिश ये कीजिएगा आप इसके अंदर क्या हुआ, ये सारी चीज़ें इसके अंदर के हर क्वेश्चन को इसके अंदर अटेम्प्ट कर पाएँ। तो मैं उसी के हिसाब से आपको तैयार करवाने की कोशिश करता हूँ। अब इसके अंदर क्या होगा, ये साथ साथ आपको ये गणेश चतुर्थी के बाद में ये स्टेट टैलेंट स्कॉलरशिप और नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप की क्लासें उसके अंदर के वो भी मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तो जहाँ तक मेरे को जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो पुराने सालों में किस तरह के पेपर आए गए हैं और ओलंपियाड टाइप की जो क्वेश्चन होते हैं उनकी क्लासों के अंदर भी, तो अगर बच्चों का बढ़िया रेस्पॉन्स मिलता है तो उस तरह की क्लासें हैं वो भी मैं रेगुलर बनाने की, इसके अंदर मैंने पहले भी बनाई है, पिछले साल भी, तो इस साल भी बनाने की कोशिश करूँगा। और छोटे बच्चे अब उसके अंदर क्या होगा, इनके लिए NNMS की PM यशस्वी योजना टाइप की जो क्लासें हैं वो भी बना रहा हूँ। तो वो भी अपने पास इसके अंदर क्या होगा अपने साथियों के साथ में, और कुछ कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर के जैसे बैंक SSC के अंदर किस तरह हम स्पीड मेंटेन करते हैं, तो उस तरह की क्लासें भी है इसके अंदर के लगातार आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो आप लोग इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर के हमारे चैनल के साथ में जुड़िएगा, और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर के इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।